नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुंतल और आज हम आपका परफेक्शन आईएएस में स्वागत करते हैं। बीपीएससी मेंस के लिए आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आइए समय वेस्ट ना कर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? ये क्वेश्चन 65th बीपीएससी में पूछा गया है। जो 65वीं बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन सीधा आपके सामने आया है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन की नीड क्या है, क्या पूछ रहा है ये। तो ये पूछ रहा है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं और दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत के संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, बहुत सारे अधिकार दिए हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनके प्रावधानों की चर्चा की गई है। और इतने सारे जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, तो क्या भारत के संविधान ने उन्हें एक हाथ से वापस ले लिया है? क्या पूछ रहा है? तो आइए इसकी फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मेंस की बात करें तो मेंस की कोई भी क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें सबसे पहले मेंस के लिए सबसे पहले जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। दूसरा होता है बॉडी पार्ट जिसको बोलते हैं उत्तर का मुख्य भाग। और तीसरा होता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। किसी भी मेंस में किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हमें 3 चीजें जरूर याद रखनी है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है परिचय, उसके बाद मुख्य भाग और तीसरा है निष्कर्ष। अब सबसे पहले बात करते हैं परिचय में क्या लिखना है मेंस के लिए। तो परिचय में सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है और प्रश्न में एक शब्द ढूंढना है जिसके चारों तरफ वो प्रश्न घूमता हो। अब इसमें अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है ऐसा शब्द, कौन सा शब्द है जिसके चारों तरफ ये प्रश्न घूम रहा है? तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? तो मेन चीज कौन सी है, कीवर्ड कौन सा है इसमें जिसके चारों तरफ ये प्रश्न घूम रहा है? तो मेन है मौलिक अधिकार। तो परिचय में सबसे पहले हमें मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी देनी है उत्तर में। जब आंसर स्टार्ट करेंगे तो परिचय शब्द का यूज नहीं करना, सीधा लिखना स्टार्ट कर देना है। और सबसे पहले परिचय में मौलिक जो अधिकार है उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, उन्हें भारत के संविधान से विशेष संरक्षण कैसे प्राप्त है। तो सबसे पहले परिचय में यही लिखना है, उसकी परिभाषा, उसके बारे में जो शब्द कीवर्ड है। दूसरा है बॉडी पार्ट, मुख्य भाग। अब उत्तर का जो मुख्य भाग है उसमें हमें क्या लिखना है? उसमें हमें लिखना है कि ये जो पूछा गया है वो क्यों कह रहा है ऐसा, तो हमें क्यों का उत्तर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो मेंस का, सबसे पहले हमें मुख्य भाग, देखिए जब हम उत्तर लिखेंगे तो सबसे मेन जो चीज है वो है उत्तर का मुख्य भाग, बॉडी पार्ट, और उसके बाद है कंक्लूजन। मुख्य भाग में जो भी पूछा जाएगा उसका ये उत्तर लिखना है कि क्यों ऐसा कह रहा है। अब ये बोला गया है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत है कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? तो ये क्वेश्चन ऐसा क्यों कह रहा है कि भारत के संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं और दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया? क्यों कह रहा है? यानी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसा कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को एक हाथ से वापस ले लिया गया है। तो क्यों ऐसा कह रहा है, उसका उत्तर लिखना है। उसके बाद निष्कर्ष में लिखना है अपना मत। निष्कर्ष में क्या लिखना है? निष्कर्ष में लिखना है अपना मत। निष्कर्ष में अपना मत लिखना है और बताना है क्या ये सही है
या नहीं है, या फिर सुझाव या आगे की राह लिखनी है कि आगे और क्या क्या होना चाहिए। और निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी भी भारत के संविधान पर या संविधान निर्माताओं पर या भारत के संविधान की किसी भी संस्था पर आक्षेप लगते हैं, आरोप लगते हैं, तो हमेशा उनका बचाव करना है उत्तर में। तो यहां पर हमने जाना कि किस तरीके से किसी भी प्रश्न का मेंस में उत्तर लिखना है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो। सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न में एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो प्रश्न उस शब्द के चारों तरफ घूम रहा हो, उसके बारे में परिचय लिखना है। उसके बाद हमें मुख्य भाग में यह लिखना है कि क्यों ऐसा कह रहा है, क्यों का उत्तर लिखना है। और उसके बाद निष्कर्ष में अपना मत, सुझाव या फिर आगे की राह लिखनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। तो परिचय में हमें मौलिक अधिकार का परिचय लिखना है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनके प्रावधान दिए गए हैं, जो हमने अमेरिका से लिए हैं। ये तो बेसिक हो गया, लेकिन मौलिक अधिकार है क्या? तो हमें स्टार्टिंग करनी है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें भारतीय संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। यह लिखना है सबसे पहले कि मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम शिक्षा पाते हैं तो हम गांधी को पढ़ते हैं किताबों में, अंबेडकर को पढ़ते हैं, हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, हम अंबेडकर को पढ़ते हैं। उसके बाद हम किताबों में अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं जिससे हमारा नैतिक यानी मानसिक विकास होता है, हमारे चरित्र का विकास होता है। उसके बाद जब हमारी नौकरी लग जाती है पढ़कर, तो उसके बाद हमारी नौकरी लग जाती है पढ़कर तो पैसा आता है। उसके बाद हम गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, फोन, जो भी होता है भौतिक चीजें, तो हमारा भौतिक विकास होता है। ऐसे ही स्वतंत्रता के अधिकार से होता है, समानता के अधिकार से होता है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें भारतीय संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। और अब विशेष संरक्षण क्या क्या है? सबसे पहला विशेष संरक्षण है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। दूसरा है मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। और तीसरा विशेष संरक्षण है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हमेशा विशेष बहुमत से होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यह है इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें भारतीय संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, परिभाषा है। ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है उत्तर में, याद रखिएगा, सीधा उत्तर स्टार्ट करना है। और जिन्हें भारतीय संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, भारत के संविधान ने विशेष संरक्षण दिया है। विशेष संरक्षण यह है कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर हमारे मौलिक अधिकार छिन जाएंगे तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता, अगर होगा तो विशेष परिस्थिति। और विशेष परिस्थिति क्या? राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें निलंबित होंगे। और निलंबित हो गए तो वो विशेष प्रक्रिया से संसद से विशेष बहुमत द्वारा अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाके निलंबित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा है मौलिक अधिकारों में संशोधन विशेष बहुमत से होगा, स्पेशल मेजोरिटी से होगा, अन्यथा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमें परिचय वाला भाग लिखना है उत्तर का। उसके बाद हमें लिखना है कि ऐसा क्यों कह रहा था कि भारत के संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए, दूसरे हाथ से वापस ले लिया है। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत के संविधान ने बहुत सारे मौलिक अधिकार हमें दिए हैं। भारत के नागरिकों को तो दिए ही है, विदेशियों को भी दिए हैं, और तो और अपराधियों के लिए भी संरक्षण का अधिकार दिया है। तो हमें लिखना है कि भारत के संविधान ने नागरिकों को, विदेशियों को या व्यक्तियों को, सीधा यही से स्टार्ट करना है कि भारत के संविधान ने व्यक्तियों को बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों पर बहुत सारी सीमाएं लगा दी गई हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए गए हैं और दूसरे हाथ से संविधान उन्हें वापस ले लेता है। यहां से स्टार्ट करना है भारत के। अब ये मुख्य भाग का असली जो है, हमें बताना है कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये, तो उसका मतलब क्या है। तो भारत का संविधान
भारत का संविधान मौलिक अधिकारों पर अनेक सीमाएं लगाता है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है और दूसरे हाथ से छीन लेता है। अब अधिकार तो दे दिए, लेकिन इतनी सारी सीमाएं लगा दी हर अधिकार पर, तो वापस भी तो ले रहा है। तो इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है और दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लेता है। और ऐसा भारत में ही नहीं है, विश्व भर में है। विश्व भर में यहां तक कि ऐतिहासिक रूप से जितने भी सुदृढ़ लोकतंत्र हैं, वो भी अपने मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त सीमाएं लगाते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि युक्ति युक्त सीमाओं का अर्थ है कि मौलिक अधिकारों पर जो सीमाएं लगाई जाएंगी उनका कारण बताया जाएगा कि क्यों लगाई जा रही है सीमा, ऐसे मनमाना नहीं हो सकता। उसके बाद भारतीय संविधान में इस प्रकार की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में भी इस प्रकार की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और हर मौलिक अधिकार में काफी सीमाएं लगाई गई हैं। उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 15 और 16 को समय समय पर सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए समय समय पर इसमें भी संशोधन किया गया है और सीमाएं लगाई गई हैं। आइए उदाहरण देते हैं। मुख्य भाग का अगला क्या है? उदाहरण जैसे अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ए भारत में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमें विचार मतलब क्या होता है? विचार का अर्थ है आंतरिक, विचार का मतलब है मनन करना, सोचना, ये एक आंतरिक कार्य है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? अभिव्यक्ति का अर्थ है विचार को प्रकट करना, लिखकर, बोलकर और हाव भाव द्वारा। तो भारत का संविधान यहां विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दे रहा है, लेकिन उन पर 8 निर्बंधन लगा रहा है, 8 सीमाएं लगा रहा है, 8 सीमाएं लगा रहा है। सबसे पहली सीमा है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, कि भारत के संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति का, लेकिन पहली सीमा लगा दी, अगर हमारे बोलने से या हमारे विचार से भारत की संप्रभुता खतरे में आती है, अखंडता खतरे में आती है, तो हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, हमारे मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। दूसरा, राज्य की सुरक्षा, यानी हमारे विचार और अभिव्यक्ति से देश की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं हम, तो उस केस में भी हमारे मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। राज्य मतलब सरकार की सुरक्षा, चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास विचार और अभिव्यक्ति के द्वारा। तीसरा है विदेशी या दुश्मन राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। विदेशी मतलब यह है कि कोई भी विदेशी मेहमान भारत आए और उस केस में आप काला कपड़ा लेके खड़े हो जाओ या फिर कुछ ऐसा विचार या अभिव्यक्ति दे दो जिससे क्या हो जाए, उसको बुरा लगे, उनके नागरिकों को बुरा लगे, जिससे हमारे देश के साथ उसके मित्रतापूर्ण संबंध है वो खराब हो जाए, उस केस में भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था, आपके विचार और अभिव्यक्ति से लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था खतरे में पड़ जाए, उस केस में भी आपको मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। सदाचार यानी नैतिकता, यानी आप ऐसी अभिव्यक्ति करते हो जो कि आपत्तिजनक है, जिससे नैतिकता, सदाचार प्रभावी होता है, तो भी आपका मौलिक अधिकार रोका जा सकता है। न्यायपालिका की अवमानना, यानी न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंघन करते हो, उसकी अवमानना करते हो, तो भी आपके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। मानहानि, किसी को डिफेम करते हो, आपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या कुछ भी लिखकर या बोलकर किसी व्यक्ति का मानहानि कर दी, गलत आरोप लगा दिए, तो उस केस में भी आपका मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अपराध के लिए उकसाना, आप अपनी अभिव्यक्ति या अपने विचार से समाज के किसी भी वर्ग को या समाज के किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसा देते हो, तो उस केस में भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन 8 सीमाएं लगा देता है। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए और दूसरे हाथ से वापस ले लिया है। आइए दूसरा देखते हैं। 19 का खंड 1 का उपखंड बी भारत में सभी को शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने का स्वतंत्रता देता है, लेकिन उस पर 2 सीमाएं लगाता है। कौन कौन सी है? संप्रभुता एवं अखंडता, यानी हमारे सम्मेलन, हम कहीं भी पार्क में, बाहर कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण। लेकिन अगर हमारे इकट्ठे होने से संप्रभुता और अखंडता पर खतरा आ रहा है देश की या राज्य की, या फिर कानून व्यवस्था फेल हो रही है,
तो हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। 19 का खंड 1 का उपखंड सी बोलता है संगठन बनाने तथा सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ये 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड सी तो पहले से ही था, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता भी दे दी गई। अब यह सबसे नवीनतम मौलिक अधिकार है। तो 19 का खंड 1 और का उपखंड सी संगठन और सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन तीन सीमाएं लगा रहा है, संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था या सदाचार। अगर ऐसा ये तीनों कहीं भी पाए जाते हैं तो उस केस में आपके मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड डी, भारत में कहीं भी आवागमन आने जाने की स्वतंत्रता पर 2 निर्बंधन लगाए गए हैं, 2 सीमाएं लगाई गई हैं। कौन कौन सी? भारत अगर जनहित प्रभावित होता है तो आप पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगर आपके आन कहीं चले गए और आपके जाने से वहां का जनहित प्रभावित हो रहा है, आपके जाने से कहीं पर भी दंगा फसाद हो सकता है, जनहित प्रभावित हो सकता है, कानून व्यवस्था फेल हो सकती है, तो आपके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आपके आने जाने से जनजाति प्रभावित होती है, हमारे देश में बहुत सारी जनजाति हैं, हमारे देश में अनुसूचित जनजाति बहुत जगह पर रहती हैं और ज़्यादातर ये देखा होगा जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ रहती हैं। इनकी संस्कृति, इनकी वेशभूषा ये इनकी अलग है। तो आपके कहीं जाने से अगर जनजातियां प्रभावित होती हैं, उनकी संस्कृति प्रभावित होती है, तो आपके मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद 19 का खंड 1 का उपखंड ई, भारत में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता पर 2 निर्बंधन लगाए गए हैं। यानी हम भारत में कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी निवास कर सकते हैं, निवास करना और कहीं भी बसना, लेकिन उस पर भी 2 सीमाएं हैं। अगर आपके बसने से जनहित प्रभावित होता है, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का हूं और मैं आके पटना में बस जाऊं, तो मेरे पटना में बसने से अगर जनहित प्रभावित हो रहा है तो मुझे रोका जा सकता है, मेरा मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और आपके आने जाने से जनजाति प्रभावित होती है, अनुसूचित जनजाति प्रभावित होती है, तो उस केस में भी आपका मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड जी, एफ में संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया और इस वक्त भाग 12 अनुच्छेद 300A में संवैधानिक या कानूनी अधिकार है, पहली वरीयता संवैधानिक होगी। उसके बाद 19 का खंड 1 का उपखंड जी बोलता है कोई भी रोजगार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जिस पर 2 निर्बंधन है। राज्य किसी व्यवसाय या रोजगार के लिए तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है, यानी मैं किसी भी पेशे को चुन सकता हूं, किसी भी नौकरी को, कोई भी व्यवसाय कर सकता हूं। अब मान लीजिए मैंने हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन मैंने किया हुआ है इंजीनियरिंग की डिग्री और बना दिया हॉस्पिटल, ऑपरेशन करने लग गया, तो उसमें तो मरीज मर जाएंगे ना। तो तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है किसी व्यवसाय या पेशे के लिए। या कोई डॉक्टर है, वो पुल बनाने लग जाए तो पुल गिर जाएगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, तो उसके लिए तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है कि आप कोई ये हॉस्पिटल बनाओगे तो आपके पास MBBS MD की डिग्री होनी चाहिए या MS की डिग्री होनी चाहिए, पुल बनाओगे तो आपके पास MTech होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो तकनीकी योग्यता, राज्य के पक्ष में किसी व्यवसाय में एकाधिकार का सृजन किया जा सकता है। जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ गई और मेरा मेडिकल स्टोर है, मेरा व्यवसाय मेडिकल स्टोर है, तो राज्य अपने पक्ष में उसका एकाधिकार कर सकता है, अपने पक्ष में लेगा मेडिकल स्टोर को। उस केस में ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसलिए वो खुद दवाई बेचेगा। तो ये साफ साफ पता चलता है उदाहरण के तौर पर कि अनुच्छेद 19 ने 6 तरीके के मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन उन पर अलग अलग इतनी सारी सीमाएं लगा दी गई हैं। उसके बाद अगर अनुच्छेद 25 को देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को आस्था एवं विश्वास के आधार पर अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानना, उसका आचरण करना, उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन उसके बाद 25 का क्लॉज 2 बोलता है हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। 25 का 3 बोलता है सिखों को कृपाण रखने का अधिकार होगा। 25 का 4 बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता ऊपर निम्नलिखित सीमाएं होंगी। अब धार्मिक स्वतंत्रता पर कौन कौन सी सीमाएं होंगी? सार्वजनिक स्वास्थ्य, धार्मिक प्रचार प्रसार करना,
धर्म को परिवर्तन करना, किसी भी धर्म को अपनाना, उसका आचरण करना हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य पहली सीमा। जैसे हिंदू राम बारात निकाल रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, लेकिन कोविड जैसी सिचुएशन है तो आपको जागरण करने से रोका जा सकता है उस केस में। आप ताजिया निकाल रहे हो, कुछ भी, उस केस में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, रोका जा सकता है। दूसरा, कानून व्यवस्था। आपके धार्मिक कार्यों से अगर कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है तो आपको धार्मिक कार्य करने से रोका जा सकता है, गिरफ्तार किया। सदाचार। सदाचार का अर्थ यह है कि अगर आप आपत्तिजनक तरीके से समाज में धर्म का प्रचार कर रहे हो, और जैसे जैन है, अब जैन जो होते हैं आपने देखा होगा, वो नग्न अवस्था में कई बार देखे होंगे आपने, लेकिन राज्य ने वो सदाचार के दायरे में रखे हैं, सदाचार का उल्लंघन नहीं करते हैं, वो सदाचार के दायरे में, और वो उनका आचरण माना है, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक आचरण इस तरीके से करेगा जिसमें सदाचार साफ साफ उसका उल्लंघन दिखेगा तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपका मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। उसके बाद अगर निष्कर्ष की बात करें तो यहां से अभी तक हमने देखा कि भारत के संविधान ने एक हाथ से अधिकार दिए हैं, दूसरे हाथ से इतनी सारी सीमाएं लगाकर उन्हें वापस ले लिया है। उदाहरण देख लिया, और भारत में नहीं, विश्व के बहुत सारे लोकतंत्रों में अनेक प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए 1516 में बहुत सारी सीमाएं लगाई गई हैं संशोधन करके। अब हमें निष्कर्ष में क्या लिखना है? अपना मत लिखना है या सुझाव लिखना है। मूल अधिकारों पर निर्बंधन नहीं, मूल अधिकारों पर सीमाएं नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जाना चाहिए। रीजनेबल, यानी अगर सरकार संविधान संशोधन करके या सरकार ने मौलिक अधिकार पर सीमा लगाएगी तो न्यायपालिका को दिखाना पड़ेगा कि हमने ये इस कारण की वजह से लगाई है, रीजन की वजह से लगाई है। चाहे वो देश की एकता अखंडता हो, देश की संप्रभुता हो, कानून व्यवस्था हो, मानहानि हो, सदाचार हो, अपराध के लिए उकसाना हो, तो बताना पड़ेगा कि इसकी वजह से देश को, समाज को ये नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मूल अधिकारों पर निर्बंधन नहीं, बल्कि युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जाना चाहिए। अर्थात न्यायपालिका द्वारा समाज के समग्र कल्याण और व्यक्ति के अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए इन सीमाओं का होना जरूरी है। व्यक्तियों के अधिकारों में संतुलन। एक आदमी मान लीजिए विचार अभिव्यक्ति का फायदा उठाकर दूसरे को गाली दे रहा है तो उसकी मानहानि हो रही है, तो उस केस में अरेस्ट किया जा सकता है। तो व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने और समाज में के समग्र कल्याण के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को अच्छी तरीके से डील किया है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बीपीएससी हाल ही में जो आने वाला है 69th मेंस और 70th बीपीएससी के लिए, इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले मुख्य भाग, जिसमें हमें क्वेश्चन का एक ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जो क्वेश्चन उसके चारों तरफ घूमता हो। दूसरा क्या है? मुख्य भाग बॉडी पार्ट, जिसमें हमें ये देखना है कि पूछ क्या रहा है, ये क्यों कह रहा है ऐसा, क्यों पूछ रहा है ऐसा, उस क्यों का उत्तर लिखना है। और निष्कर्ष में, कंक्लूजन में हमें अपना मत, आगे की राह या सुझाव देने हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।